नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में अनुसंधान नवाचार को मिलेगी बड़ी गति। मुख्यमंत्री ने राज्य अनुसंधान कोष को दी मंजूरी। 20 करोड़ रुपए के अनुसंधान कोष को मंजूरी। हरियाणा को बड़ी सौगात। नूंह में 156 करोड़ की लागत से बनेगा 7 मंजिला अस्पताल। पानीपत महेंद्रगढ़ में बनेंगे भव्य स्मारक। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर जाना आवश्यक, इसलिए प्रधानमंत्री दे रहे प्रोत्साहन। सौर, वायु और हाइड्रोजन ऊर्जा पर जोर। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पूरी तरह बदलने का एक बड़ा खाका पेश किया है, जो कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में विजन 2047 को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग और कुलगुरुओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और घोषणा की कि हरियाणा के नवाचार आधारित परिवर्तन को गति देने के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष स्थापित किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 27 उच्च शिक्षा संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश में 20 किलोमीटर की परिधि में छात्राओं के लिए कॉलेज की स्थापना की है और जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य की जमीनी समस्याओं के समाधान केंद्रों में बदलेगा। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने नीव पोर्टल की समीक्षा की और यह पोर्टल राज्य के सभी संस्थानों के अनुसंधान, पेटेंट, प्लेसमेंट, स्टार्टअप और छात्रों के परिणामों की लाइव ट्रैकिंग करेगा। नूंह में 156 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला 100 बेड के अस्पताल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान पिंजौर गार्डन तक 4 लेन निर्माण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि नूंह में अस्पताल का निर्माण कार्य आगामी 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और अभी यहां 4 दीवारी बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सुंदर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा और टिक्करताल सड़क मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा। ग्लोबल सिटी से पटौदी रोड को चौड़ा करने, NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे से लिंक करने का भी कार्य होगा। महेंद्रगढ़ जिले में नसीबपुर में राव तुलाराम शहीद स्मारक स्थापित करने के लिए ड्राइंग तैयार की जा रही है। बैठक के दौरान 75 करोड़ रुपए से अधिक की 12 योजनाओं की समीक्षा की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल, कोयला जैसे स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो वैकल्पिक स्रोत पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन और शुभारंभ भी हरियाणा से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं और तेल और कोयले जैसे स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो वैकल्पिक स्रोतों पर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रहे हैं और इन चीजों पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रदेश भर में करीब 28,687 मतदाता अपने दिए गए पदों पर नहीं मिले हैं। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 3 बार घर जाकर संपर्क करने के बाद भी इनका कोई सत्यापन नहीं हो सका। इसके बाद निर्वाचन विभाग ने इन सभी को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में डाल दिया है। इन सभी मतदाताओं के नाम आगामी 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हरियाणा के शहरी इलाकों में मतदाताओं के पते पर नाम मिलने की प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। इस सूची में पंचकुला जिला सबसे ऊपर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ए श्रीनिवास के अनुसार जनता की सुविधा के लिए विभाग ने पूरी पारदर्शिता बरतने का फैसला किया है, ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से ना छूट सके।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में हुई हिंसा और आगजनी के एक मामले में निचली अदालत द्वारा डेरा समर्थकों को बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है और इसके खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के कई हिस्सों में भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। आरोप था कि 25 अगस्त 2017 को लाठी डंडों और पेट्रोल बम से लैस होकर डेरा समर्थकों ने कैथल के कलायत में स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। न तो वे आरोपियों की पहचान ठीक से स्थापित कर पाए और न ही देशद्रोह या आगजनी के लिए जरूरी कानूनी तत्व साबित हुए। केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने जांच में कई गंभीर कमियों को देखते हुए डेरा समर्थकों धर्मपाल, जसबीर, शिव कुमार और बलबीर की रिहाई के फैसले को जारी रखा। हरियाणा में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आश्रितों की आय सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी है। अब तक 3500 रुपए तक की मासिक आय वाले आश्रितों को ही उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जा रही थी, जिस कारण बड़ी संख्या में आश्रित इस सुविधा से वंचित रह जाते थे। अब 9000 रुपए तक मासिक आय वाले आश्रित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2007 में निर्धारित आय सीमा को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है और सरकार का मानना है कि महंगाई और समय के साथ बड़े आर्थिक खर्चों को देखते हुए पुराने प्रावधानों में बदलाव आवश्यक था। नए आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के ऐसे आश्रित जिनकी मासिक आय 9000 रुपए तक है, उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र माना जाएगा। सरकारी विभागों के बैंक खातों से धन के खतीज गबन और अनाधिकृत ट्रांसफर मामले में गिरफ्तार हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार ने अपनी गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के समय और उसके बाद भी उन्हें लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने गिरफ्तारी और उसके बाद की पूरी कार्रवाई रद्द कर तत्काल रिहाई की मांग की है। याचिका के अनुसार मामला पहले हरियाणा एसीबी ने दर्ज किया था, जिसके बाद सीबीआई को सौंप दिया गया था। प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया, लेकिन 30 जून को नरवाना टोल प्लाजा से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। याचिका में दावा किया गया कि सीबीआई के दस्तावेजों में गिरफ्तारी का समय अलग अलग दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है। यमुनानगर में सीआईए 2 और वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 4 में से 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपी पहले से दर्ज एक लूट के मामले में वांछित और इनामी थे। पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार थाना राउदौर में दर्ज एफआईआर के तहत लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी संदीप और नीरज 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं और पूछताछ के दौरान उनके साथियों के बारे में जानकारी मिली थी और इसी सूचना के आधार पर सीआईए 2 की टीम ने राउदौर के कंजरू नहर पुल के पास नाकाबंदी की और इस दौरान चारों आरोपी वहां पहुंचे और पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवि, सतबीर और पवन उर्फ पुन्ना के पैर में गोली लगी, जबकि परवीन को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने हथियारों की बरामदगी सहित पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने पहले भी यमुनानगर में वारदात करी थी, आज वो रादौर एरिया में है। तो हमारी जो सीआईए टीम्स है और जो हमारी अदर थाना की टीम्स थे, उन्होंने अपना चेकिंग वगैरह पेट्रोलिंग शुरू करी। तो रादौर एरिया में सीआईए की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें टोटल 4 युवक थे, जिनमें 3 युवकों के 3 क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी और एक को राउंड अप करा गया। इन्होंने हमारी टीम के ऊपर भी फायर ऑन करा था। लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से उनका बचाव हो गया। हमारे भी 2 मुलाजमों के ऊपर उनकी बीपी जैकेट्स में गोली लगी। बाकी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आपको कल पीसी के माध्यम से दे दी जाएगी। सर गैंग कौन सा जी? ये पहले भी जो इन्वॉल्व है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी फाइनल डिटेल्स हैं, कितने राउंड्स फायर हुए, कौन कहाँ के रहने वाले, वो हम आपको सुबह पीसी के माध्यम से
यमुनानगर के गांव भीलपुरा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां करीब 15 फीट लंबे और लगभग 50 किलो वजनी अजगर को देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। विशालकाय अजगर ने देखते देखते एक जिंदा बकरी को निगल लिया। सूचना मिलते ही वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अजगर को काबू कर लिया गया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में अजगर या कोई अन्य जंगली जीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। फिलहाल गांव भीलपुरा की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जंगल में बकरियां चगा रही थी जी, तो बहुत मोटा अजगर आया इधर से, तो उसने बकरी निकल ली। पिछले साल भी ऐसे हुआ था जी हमारे साथ, 2 बकरियां पिछले साल निकल ली थी, 1 बकरी का निकल ली जी। को प्रशासन से यही हुआ है, हमें इसका मुआवजा मिला कुछ ना कुछ जी। बकरियां जी, बड़ा अजगर है, बहुत बड़ा अजगर है जी। ये लड़के फिर रहे थे जी, हमें तो ध्यान नहीं करा जी। बच्चों ने बताया तो उनके पास फिर जैसे जी हमारे गाँव के पास पड़ता है, उनके पास जी, तो उनको बुलाया तो उन्होंने आन के इसको पकड़ पे जल्दी पहुँच गई थी जी। 20-25 मिनट के बाद बकरी मर गई जी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।